हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट में। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के बारे में। जो द्विवेदी युग है ये आता है आधुनिक युग में। आधुनिक युग में हम इसको देखते हैं और ये छायावाद से कहीं ना कहीं पर संबंधित है। तो इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, और इसका नामकरण कैसे, परिचय, प्रमुख कवि जो हैं, और द्विवेदी युग की जो विशेषता है, जो कविताओं की विशेषताएं हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और चैनल की वह वीडियो अच्छी लगे आपको तो ज़रूर लाइक करें। और जो दूसरी वीडियो आपको देखनी हो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम जानेंगे द्विवेदी युग के बारे में, उसका परिचय देखेंगे हम। परिचय मतलब हम जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, यानी छोटा सा इंट्रोडक्शन। द्विवेदी युग का मतलब क्या है यहाँ पर, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हम जानेंगे द्विवेदी युग की समय सीमा जो है वो है 1900 से लेकर, या फिर 1903 से कहीं लिखा हुआ आप देख सकते हैं, कई जगहों पर 1903 भी लिखा होता है, वहाँ पर 1920 तक होता है यहाँ पर। और कुछ जगहों पे होता है कि 1900 से लेकर 1918 तक है। तो दोनों ही सही हैं अपनी जगह पर, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, दोनों ही सही हैं। अब जो साहित्यकार हैं उन्होंने बताया इस बारे में, और हमें जो प्रमाण है, जो कविताएं मिलती हैं, उस अनुसार से हम बोल डालते हैं इस चीज़ को। ठीक है। तो ये द्विवेदी युग की शुरुआत जो होती है वो 1900 से मानी जाती है। कब होती है? जब हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का युग ख़त्म होता है। उनका युग चल रहा होता है 1800, हम देखते हैं 43 से, और 1900 तक चलता है उनका समय, या 1903 तक चलता है, कई जगहों पे इस तरह से मिलेगा आपको। तो उसके बाद का जो समय आता है वो कहलाता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के अंदर ही हम देखते हैं कि काफ़ी जो हम देख चले आ रहे थे पहले बदलाव जो हो रहे थे बहुत तेज़ी से, उनको और तेज़ी मिलती है यहाँ पर। और जो पहले ब्रज भाषा थी उसकी जगह हम देखते हैं गद्य के अंदर खड़ी बोली का इस्तेमाल होने लग गया था। मगर जब हम देखते हैं द्विवेदी युग के अंदर, तो संपूर्ण गद्य हो पद हो, दोनों के अंदर ही हम देखते हैं जो ब्रज भाषा है वो हट जाती है, उसको हम बदल डालते हैं, और जो खड़ी बोली होती है उसका इस्तेमाल किया जाने लग जाता है यहाँ पर। और इसका नामकरण देख लेते हैं हम। नामकरण किस बात पे हुआ है देख सकते हैं आप। महावीर प्रसाद द्विवेदी है, द्विवेदी यहाँ पर आ रहा है, तो द्विवेदी यहाँ इनके नाम के ऊपर इसका इस्तेमाल हो, क्योंकि सबसे खास जो प्रमुख कवि हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और इनके अलावा बहुत सारे कवि देखने को मिल जाएंगे हमें, वो हम उनका नाम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अब एक चीज़ और है, जो ये काव्य धारा है, या फिर हम कहते हैं एक हिंदी काव्य का पूरा ही एक युग रहा ही है, 20 से 30 साल, 25 मतलब 20 साल का युग रहा करीबन ये। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है सरस्वती पत्रिका से। 1903 के अंदर सरस्वती पत्रिका में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी होते हैं वो अपने लेख जो हैं वो लिखना शुरू करते हैं और प्रकाशित करना शुरू कर डालते हैं। और यहीं से जब महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो अपना नाम कमाते हैं, और आगे चल के वो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, और इस तरह से एक का नाम पड़ जाता है द्विवेदी। द्विवेदी युग कहते हैं इसको। तो ये पत्रिका है जो कि प्रकाशित की जाती थी, जिसके अंदर साहित्य रचनाएं से कविता हैं, काव्य हैं, गद्य हैं, पद हैं, उनको लिखा जाता था, और जो लोग हैं उन तक पहुँचाया जाता था उनको। तो ये छोटा सा परिचय यहाँ पर हो जाता है। अब इसकी हम विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं खास हैं इसके अंदर। तो पहली विशेषता आती है जो कि भारतेंदु युग के अंदर भी थी, देशभक्ति, यानी कि राष्ट्रीय चेतना की तरफ आई भक्ति। इसको हम देशभक्ति भी कहेंगे, देशभक्ति भी कह सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। इसको दोनों ही चीज़ें अपनी जगह पर सही हैं यहाँ पर। देशभक्ति, तो देशभक्ति हो या फिर राष्ट्रीय चेतना, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जब हम देखते हैं भारत हिंदू युग के अंदर शुरुआत हो चुकी थी। अगर आपने वाली वीडियो देखी हो तो देख सकते हैं, वहाँ बताया था मैंने उस बारे में कि 1857 का विद्रोह हुआ, अंग्रेजों ने दबाया उस चीज़ को। अंग्रेजों की नीतियाँ ऐसी थी कि भारतीय परेशान थे उससे, और शोषण था, और ख़ुद यहाँ की जो हम देखते हैं कोई व्यवस्थाएँ थी वो ख़राब थी। तो उनके बाद खिलाफ आवाज़ उठाई गई, और यहाँ पर ये कहा गया कि सब भारतीय भाई हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हम देखते हैं भारतीय जिन्होंने कहा था कि भाई भाई सब भाई कह दिए उन्होंने, कि जितने भी भारतीय हैं सब भाई हैं। धार्मिक नहीं देखना, में सांप्रदायिक नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, काला गोला कोई रंग नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि हम भारतीय हैं। उस आधार पर यहाँ पर लोगों को जोड़ा गया, लोगों के दिल में राष्ट्रीयता पैदा की गई। किसके लिए? भारतीय राष्ट्रीयता। वो किसके लिए हो? यहाँ पर भारत माता के लिए। उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन लिया गया है इसके अंदर कि भारत माता के बारे में कहा गया है कि जो भारत है वो हमारी मातृभूमि है। उसका इस्तेमाल करते हुए लोगों के बीच में पैदा की गई
कि सभी एक ज़मीन पर पैदा हुए हैं, तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय भारत की आज़ादी की नहीं, क्योंकि हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो भारत की आज़ादी के लिए कड़े संघर्ष चल रहे थे, विद्रोह, बहुत आंदोलन चल रहे थे, बहुत कोशिश की जा रही थी। तो इसमें क्या हुआ कि भारतीयों को बांध दिया गया, राष्ट्र की चेतना पैदा की गई और इसके ऊपर काव्य लिखा गया, मतलब काव्य लिखा गया, राष्ट्रीयता के तौर पर समझाया गया, काव्य दिखाया गया लोगों को। इस आधार पर हम ये देखते हैं इस युग की ये खास विशेषता है कि काव्य के अंदर राष्ट्रीय हितों को शामिल किया गया, भारत के गौरवमयी अतीत का गुणगान किया गया काव्य के अंदर, और जातिवाद या फिर हम संप्रदायवाद जो बोलेंगे उसका विरोध किया गया, धार्मिक तौर पर किसी तौर पर भी हम देखते हैं उसका विरोध किया गया। और यहाँ पर काव्य में सिर्फ लिखा गया कि आप राष्ट्रीय भारत मतलब भारत माता है या भारत देश है उसके लिए लड़िए। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। सामाजिक समस्याएं भारत में उस समय बहुत ज़्यादा थी। पहली समस्या तो खासकर सती प्रथा थी, यहाँ पर सती प्रथा, विधवा विवाह और बाल विवाह जैसी परेशानियाँ थी यहाँ बहुत सारी, और बहुत सारे कुरीतियाँ, अंधविश्वास थे। तो उनको नष्ट करने के लिए उन या फिर उन जो पद्धतियाँ थी या फिर जो अंधविश्वास थे, काव्यों के अंदर, कविताओं के अंदर उनके ऊपर कड़ा प्रहार किया गया, उनका मतलब बुरा भला बोला गया और कहा गया कि ये चीज़ें समाज के लिए सही नहीं है, इनको हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे जन्म आधारित वर्ण, मतलब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की जो प्रबंध है उसको ठुकराया गया, और यहाँ पे कहा गया कि जो अच्छा काम करेगा वही इंसान बेहतर है। इसके लिए भगवान राम को, कृष्ण को उन्होंने दिखाया कि राजा थे, जात से ऊंचे थे, मगर उनके काम भी अच्छे थे, इसलिए वो अच्छे इंसान है। वासुदेव कुटुंबकम की भावना को मतलब बढ़ावा दिया गया इसके अंदर। फिर आती है मानवतावाद विशेषता। मानवतावाद में ये कहा गया कि धर्म एक जगह है, संप्रदाय एक जगह है, सब कुछ एक जगह है, चाहे अंग्रेज है वो भी अपनी जगह है, तो हमें क्या दिखाना है कि मानवीयता दिखानी है यहाँ पर। तो काव्य के अंदर ये दिखाया गया कि इंसान जो वहाँ के भारतीय थे उनकी कितनी बुरी हालत है, गरीबी में कितनी बुरी झेल रहे हैं वो, और जो हम देखते हैं अकाल वगैरह पड़े उस समय कितने लोग मरे उसके अंदर, तो उन चीज़ों को दिखाया गया, मानवतावाद को दिखाया इसके अंदर। जो जनजीवन था इंसान का, गरीबी थी, उस चीज़ को दिखाया गया। जो अत्याचार था अंग्रेज़ों का, राजाओं का लूट मार थी, वो कविताओं के अंदर, काव्य के अंदर उन्होंने शामिल करा, तो ये उसकी विशेषता आ गई। फिर आता है यहाँ पे हास्य व्यंग। हास्य व्यंग में मतलब ये कि जो राजनीतिक शोषण है या फिर सामाजिक कुरीतियाँ, आडंबर, हम देखते हैं विश्वास है, हमारे मित्र जिनको बोलते हैं हम, उन सब चीज़ों को गलत कहा गया कि समाज के अंदर उनका मजाक बनाया गया। और मजाक बनाया जाता है जब भी कोई इंसान होता है उस चीज़ को छोड़ देता है करना, अगर वो चीज़ गलत होती है तो छोड़ता है, अगर सही होती है नहीं करता रहता है फिर भी उसको। तो यहाँ पर क्या किया गया कि उन चीज़ों का बुराई करी गई, उन चीज़ों को बुरा दिखाया गया, उसको मजाक बनाया गया। कवियों के जो काव्य रचना है उसके अंदर इन चीज़ों को शामिल किया गया, तो ये एक विशेषता हो जाती है इस तरह से। तो राष्ट्रीयता या देशभक्ति, मानवतावाद, हास्य काव्य, और हमने चीज़ें देखी। फिर सामाजिक बुराइयों के चित्रण, ये भी हमने इसमें देख लिया। अब आगे चलते हैं हम धार्मिक चेतना। धार्मिक चेतना में क्या किया गया, मतलब धर्म को ही जगाया गया, ये दिखाया गया कि धर्म जिनको हम पूछते हैं, भगवान राम हो, कृष्ण हो, उनको पूछते हैं, तो हम उनको एक किरदार देखते हैं या फिर राजा के तौर पर देख लेते हैं बहुत से लोग, हम ये नहीं देखते कि वो एक अच्छे इंसान थे। तो उसमें ये दिखाया गया कि भाई धर्म के अंदर भी कहा गया कि आपके जो कर्म हैं, कर्म ही सब कुछ है यहाँ पर, आपकी जात भी हर चीज़ नहीं है यहाँ पर। जातीय के बारे में कहा गया, और विश्व और मानव प्रेम में आस्था दिखाई गई इसके अंदर। प्रकृति चित्रण, यहाँ पर बदलाव ये हुआ, जो आदिकाल और रीतिकाल था उसमें क्या था कि धार्मिक किताबें इतनी ज़्यादा था, फिर गवेषणाएँ थी, या फिर हम देखेंगे रीतिकाल में तो सिर्फ जो राजनीति की तारीफ की गई थी। यहाँ पर प्रकृति चित्रण आ चुका था, जो प्रकृति का आलम्बन है, उद्दीपन, मानवीकरण किया गया था, इसके अंदर रूप में दिखाया गया उसको, ये इसकी एक विशेषता है, और ये काव्य के अंदर लिखा गया। खड़ी बोली का प्रयोग या प्रतिष्ठा जो है, इसको हम प्रयोग लिख सकते हैं, प्रयोग भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। या फिर भाषा, सिंपल सी बात कि भाषा इसकी विशेषता क्या है, खड़ी बोली का इस्तेमाल होने लगा। जो ब्रिज भाषा थी भारतेंदु जी के टाइम में, उसको हटाकर अब जो खड़ी बोली थी उसका इस्तेमाल गद्य में और पद में, दोनों में समान रूप से हुआ। और जो भाषा में हम देखते हैं बिगड़ी हुई भाषा थी खड़ी बोली, इसको बोलते थे कि गिरी पड़ी भाषा है ये खड़ी बोली, को बदलकर अब सब लोगों की भाषा थी, एक सामान्य वर्ग की या फिर उच्च वर्ग के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो ये बदलाव हुए साहित्य के अंदर कि ब्रज भाषा की जगह पर अब खड़ी बोली इस्तेमाल होने लगी, ये इसकी एक विशेषता है यहाँ पर। इति
विता तक मत यहाँ इसका इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, मतलब जो कल्पनाएं हैं, कहानियां हैं, उनका तो अभाव रहा। जैसे हम सोचते हैं, मन घड़त कहानी बनाते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बात करनी थी असलियत की समाज के अंदर। हमें दिखाना था, समाज को समझाना था चीज़ों को कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, उसको दिखाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया। फिर आता है नाच चित्रण यहाँ पर, ये सबसे ख़ास है। जो हम देखें कि भारतीय हिंदू युग के अंदर जो नाच चित्रण है उसका इस्तेमाल होने लगा था, मगर उस पैमाने पर नहीं हुआ था। रीति काल में जो औरत थी उसको सिर्फ भोग लगी चीज़ दिखाया गया था, और धर्म के ग्रंथों में देखें तो इस्तेमाल ही नहीं थी, बहुत ही कम थी। सिर्फ सूफी संत काव्य के अंदर कहीं ना कहीं कोई सूफी महिला हो गई, संत महिला, तो उसका दिखा दिया गया था। मगर अब देखें हम भारतीय हिंदू युग, वो द्विवेदी युग के अंदर, तो काफ़ी बदलाव यहाँ पर हो चुका है, और स्त्रियों को यहाँ पर हिस्सा मिलने लग जाता है, उनका इस्तेमाल होता है। उनको महान उदात्त दिखाया जाता है, जैसे केकई है, हालांकि उनको बुरा दिखाया गया, मगर दिखाया गया कि औरत के ऊपर क्या बीतती है। भगवान बुद्ध की जो बीवी थी, भगवान बुद्ध छोड़ के निकल जाते हैं उनको, तो उनके ऊपर क्या बीती, वो उस चीज़ को इस काव्य के अंदर दर्शाया गया है और लिखा गया, मतलब काव्य के अंदर। ये इसकी विशेषता है। सभी काव्य रूपों का इस्तेमाल, यानी कि मुक्तक, प्रबंध शैली दोनों का इस्तेमाल किया गया है, प्रगति शैली, हर शैली का इस्तेमाल किया गया है। मुक्तक और प्रबंध क्या होता है मैंने बता रखा था आपको, मतलब जहाँ पर कोई, हम देखते हैं कोई व्याकरण का इस्तेमाल खास नहीं होता, और मुक्तक जो है वो राजाओं के नहीं होती हैं खासकर। छोटे छोटे विषय को लेकर स्वतंत्र पदों की रचना हुई, मतलब छोटी सी बात है, 4 से 5 लाइन की बात को लिख दिया गया। और अब आखिर जो हम विशेषताएँ हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। इनकी जो प्रमुख कवि हैं, सबसे पहले तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी कि हम जानते ही हैं उनको। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत उनको कहा जाता है, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गाया प्रसाद शुक्ल, स्नेही जिनका नाम है, उनको हम स्नेही नाम से जानते हैं। ये इनका पेन नेम होता है, मतलब जो कलमी नाम जिसको कहते हैं हम। तो ये कुछ प्रमुख कवि हैं द्विवेदी युग के। तो ये वीडियो हमने जानी कि विशेषताएं क्या हैं, परिचय क्या रहा, और जो इनका नामकरण है, किस तरह से, और समय सीमा है, प्रमुख कवि हैं, वो सब चीज़ें हमने वीडियो के अंदर जानी। तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।